हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फैक्टर प्राइसिंग में कि किस तरीके से रेंट डिटरमाइन होता है और डिफरेंट थ्योरीज ऑफ रेंट देखी थी हमने। आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वेजेस किस तरीके से डिटरमाइन होता है, इसकी डिफरेंट थ्योरीज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेबर एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ वेजेस हम पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल वेजेस और मनी वेजेस भी इसको कहा जाता है, और रियल वेजेस ये क्या है, ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आपके साथ हम। और फिर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वेजेस और सैलरी, वेजेस और सैलरी के बीच में क्या डिफरेंस है, ये डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे, आज का टॉपिक रहेगा थ्योरीज ऑफ वेजेस, कि वेजेस किस तरीके से डिटरमाइन होती हैं। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, वो डिस्कस करेंगे। जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो थ्योरीज, कौन कौन सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस और मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। ठीक है, तो ये रहेंगे आज के टॉपिक। चलो आज का टॉपिक करते हैं डिस्कस। सबसे पहले पढ़ते हैं लेबर एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको स्टडी करवाया था, तो तब भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था लेबर को। तो लेबर क्या है, एक प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एज यू नो, हमने बोला था कि दो तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और एक सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर क्या है, एक प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो लेबर केवल ये ही नहीं समझना है लेबर से कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी कोई लेबरर करता है तो वही लेबर है। नहीं, कोई भी काम, चाहे वो फिजिकल हो चाहे कि मेंटल हो, तो दोनों तरीके के काम किस में आते हैं, एज ए लेबर में काउंट होते हैं। ठीक है, जो मॉनेटरी रिवार्ड के लिए किए जाते हैं, ठीक है, कोई पैसे के लिए किए जाते हैं, फ्री में नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ जो फ्री में होती है तो वो इकोनॉमिक्स में काउंट नहीं होती, उसको गुड्स या सर्विस में नहीं काउंट करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और जो रिवार्ड मिलता है लेबर को, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेजेस। ठीक है, जब कोई व्यक्ति काम करेगा, चाहे कोई फिजिकल हो या मेंटल हो, तो उसको जब रिवार्ड मिलता है तो वो क्या मिलता है, एज ए फॉर्म ऑफ वेज मिलता है। ठीक है, तो अब दो तरीके के वेजेस हैं, टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेजेस हैं, एक नॉमिनल वेजेस है और एक दूसरा क्या है, रियल वेजेस। तो क्या है, अब हम इनको डिस्कस करते हैं, नॉमिनल वेज और रियल वेज को। नॉमिनल वेज क्या होता है, जब कोई व्यक्ति काम करता है और उसको जो मनी मिलती है, ठीक है, तो वो क्या है, नॉमिनल वेज है या मनी वेज है, जो एक्चुअल वेज वो रिसीव करता है कोई लेबरर जब वो कोई काम करता है। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं होता है। इन्फ्लेशन के साथ अगर बढ़ा तो इन वेज बढ़ेगा नहीं, ये स्टेगनेंट रहता है जो, तो वो क्या आ जाता है, वो नॉमिनल वेज होता है। ठीक है, तो वो परचेजिंग पावर उसकी बढ़ती नहीं है। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो नॉमिनल वेजेस होता है तो उसकी क्या होती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, वो एडजस्ट नहीं होता इन्फ्लेशन के साथ, ये रिमेंबर रखोगे आप। रियल वेज क्या होता है, ऐसा वेज जो इन्फ्लेशन के साथ क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो इंक्रीज़ करेगा, वो डिपेंड करता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी को बढ़ाता है कौन, रियल वेजेस। ठीक है, और ये एडजस्ट होता है इन्फ्लेशन के साथ। ठीक है, इन्फ्लेशन होगा, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएंगी, तो जिस वजह से क्या होगा कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो परचेजिंग पावर को बराबर रखने के लिए क्या होगा, वेज इंक्रीज होता है, तो वो क्या है, रियल वेज। ठीक है, रिमेंबर रखोगे। और परचेजिंग पावर क्या होती है कि लोगों की एबिलिटी, जब वो कोई गुड्स परचेज़ करते हैं सर्विसेज, तो उनकी एबिलिटी क्या है, ठीक है, कितनी वो गुड्स को परचेज़ कर सकते हैं, वही क्या है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक, बट किसकी मनी, कोई मनी है वो कितनी गुड्स या सर्विसेज को लेती है, तो वही क्या है, परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन के टाइम पे परचेजिंग पावर कम हो जाती है और डिफ्लेशन के टाइम पे परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी। वेजेस और सैलरी के बीच में क्या अंतर है, ये डिस्कस करते हैं अब हम। जो वेजेस हैं ये, ठीक है, प्रति घंटा या प्रति वीक, सप्ताह के बेसिस पे दिए जाते हैं वेजेस। ठीक है, पर आवर या पर वीक दिए जाते हैं क्या, वेजेस। और ये यूजुअली किसको दिए जाते हैं, जो मैनुअल और नॉन स्किल्ड वर्कर होते हैं उनको दिए जाते हैं वेजेस। ठीक है, और सैलरी किसको दी जाती है, कोई ऑफिस वर्कर हैं या मैनेजमेंट की कोई टीम है तो उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई काम कर रहा है तो उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक है, और ये मंथली या ईयरली बेसिस पे मिलती है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप, सैलरी
और वेजेस क्या वीकली या ऑरली बेसिस पे मिलती है, और सैलरी मिलती है जी मंथली और ईयरली बेसिस पे, ठीक है। रिमेंबर रखोगे ये दोनों डिफरेंस, वेजेस और सैलरी के बीच का डिफरेंस भी आपको क्लियर हो चुका होगा आई होप, ठीक है। अगर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ वेजेस, ठीक है। तो जिसमें पहली थ्योरी और फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस को ही जर्नल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या नेशनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे डिस्कस करवा रहा हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए, बट आपका डिफरेंट कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेट है, यूजीसी नेट जो कंडक्ट करवाती है एनटीए, ठीक है। तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन यहाँ से मिलने को देखने को मिलते हैं। तो वो जो भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको यहाँ से निकल जाएंगे। आप इसको डिटेल के साथ पढ़ लेना और वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, आपको मटेरियल भी मिल जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस को, इसी को बोला जाता है जर्नल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या नेशनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये डेवलप किसने करी थी? जे.बी. क्लर्क ने ये डेवलप करी थी अपनी बुक में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बुक किसने लिखी है? तो जे.बी. क्लर्क ने, जिसमें ये बोलते हैं थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, ठीक है। और ऐसे भी आपको डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन, जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ऐसे ऐसे फैक्ट लिखोगे तो आपको क्या मिलेंगे? ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट भी इनकैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट, अब इनकी थ्योरी की अजम्पशंस हैं, क्लर्क की थ्योरी की अजम्पशंस हैं, जिस पे बेस्ड है इनकी थ्योरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, ठीक है। तो क्या क्या इन्होंने अज्यूम किया था कि जो वेरिएबल फैक्टर कितने होंगे, इससे केवल एक ही वेरिएबल फैक्टर होगा और वो कौन सा होगा? लेबर, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। और परफेक्ट कंपटीशन इन्होंने अज्यूम किया था, और जो लेबर की मोबिलिटी एक कंट्री से दूसरी या एक एरिया से दूसरे वो भी परफेक्टली रहेगी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगी, लेबर होमोजीनियस रहेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर इन्होंने अज्यूम करी थी, और लॉन्ग रन अज्यूम किया था इन्होंने, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योर है उसका एम क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होना चाहिए, तभी ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, फ्री मार्केट होनी चाहिए, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए जब हम डिस्कस कर रहे होंगे इस थ्योरी को, ठीक है। और परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए वेज रेट का, बोथ दोनों को, चाहे एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे, ये सभी अजम्पशन आपको एज इट इज़ ही रिमेंबर रखनी है, ठीक है। तो इस पे बेस है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज, ठीक है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं इस थ्योरी को। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज रेट क्या बताती है कि जो वेज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर पे बेस्ड है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिटरमाइन करेगा वेज रेट को, ठीक है, ये रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर यहाँ पे 3 वे के साथ डिफाइन किया गया है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इसी को बोलते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, MPPL, ठीक है। और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर सेकंड कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। और थर्ड कंसेप्ट है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है? डेल्टा TP डिवाइड बाय डेल्टा L, ठीक है। तो क्या जितनी लेबर कितनी बढ़े, लेबर के बढ़ने से टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, तो वो कौन बताता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या बताता है? ये, ठीक है, इक्वल टू किसके होता है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाई जब प्राइस के साथ हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। जो प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट जनरेट हुआ उसकी वैल्यू क्या है? जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को हम मल्टीप्लाई प्राइस के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर या वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये भी।
और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कंसेप्ट एज इट इज़ ही आपको रिमेंबर रखने हैं। ठीक है, अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम कि वेज रेट किस तरीके से डिटरमाइन होगा। वेज रेट डिटरमाइन होगा जब वेज रेट किसके इक्वल होगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर या वैल्यू ऑफ, ठीक है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये इक्वल होगा वेज रेट के, तो वहाँ पे क्या होगा, वेज रेट डिटरमाइन होगा। ठीक है, तो यही डायग्राम के थ्रू बताया गया है। और ये जो कर्व है VMPL या MRPL, इसी को DL भी बोला जाता है। DL है डिमांड फॉर लेबर कर्व। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। तो देखो जैसे जैसे क्या हो रहा है कि वेज रेट कम हो रहा है तो लेबर ज़्यादा, लेबर की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। देखो वेज रेट जैसे जैसे कम हो रहा है तो क्या हो रहा है कि जो डिमांड है लेबर की, ये देखो L1 L2 जा रही है यहाँ पे, ये बढ़ी। और अगर ठीक है वेज रेट बढ़ता है, ठीक है, वेज रेट बढ़ता है तो क्या होगा, उससे जो डिमांड ऑफ लेबर है वो कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट लिंक है किसके साथ, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है उसको इक्वल होनी चाहिए क्या, वेज रेट, तभी क्या होगा, वेज रेट डिटरमाइन होगा। अगर वेज रेट बढ़ता है तो जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर है उसको इक्वल करने के लिए क्या होगा कि लेबर, जो नंबर ऑफ लेबर हैं उनको कम करना पड़ेगा, ताकि जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो इक्वल टू हो जाए वेज रेट से। ठीक है, आगे और समझते हैं इसको। जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर वेज रेट से ज़्यादा होंगे तो फर्म क्या करेगी या एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेबरर्स को हायर करेगा। ठीक है, और जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर लेस देन होगा वेज रेट से, तो फर्म क्या या एंटरप्रेन्योर या कंपनी क्या करेगी, लेस लेबरर को रिटेन करेगी या हायर करेगी। ठीक है, और तब तक ये कम करेगी जब तक ना मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल हो जाए वेज रेट की। तो जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल होता है वेज रेट से, तो वहीं पे क्या होगा, वेज रेट डिटरमाइन होगा। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे, ये तीनों के तीनों पॉइंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज रेट। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर और किस तरीके से डिटरमाइन होता है वेज रेट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज रेट। ठीक है, तो डिमांड कौन करता है लेबर की, चाहे कोई कंपनी करती है, एम्प्लॉयर करते हैं या एंटरप्रेन्योर करते हैं। ठीक है, तो क्यों करते हैं, या तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही होती है तो उस वजह से वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेबरर को हायर करते हैं, या तो वेज रेट की वजह से, अगर कम वेज रेट होता है तो ज़्यादा डिमांड करते हैं, ज़्यादा होता है तो कम करते हैं, तो इस वजह से भी डिमांड करते हैं। ठीक है, और वेज जो लेबरर की डिमांड है ये क्या होती है, ड्राइव डिमांड होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट कितना डिमांड कर रही है, मार्केट में प्रोडक्शन कितनी हो रही है, उसकी वजह से डिमांड होती है। तो इस वजह से ये क्या है, ड्राइव्ड डिमांड है लेबर की। ठीक है, ऐसे भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, ड्राइव्ड डिमांड होती है। ठीक है, तो ये देखो वाई एक्सिस पे क्या है, रियल वेज रेट है, और ठीक है मॉडर्न थ्योरी क्या अज्यूम करती है, रियल वेज रेट को अज्यूम करती है। ये भी रिमेंबर रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और एक्स एक्सिस पे क्या है, लेबर आवर्स हैं। ठीक है, कि लेबर कितना काम करना चाहती है। तो जैसे जैसे क्या होता है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो कितनी डिमांड करते हैं। ठीक है, तो रियल वेज जिस हिसाब से बढ़ता जाता है, ये देखो W1 से W अगर गया, वेज रेट बढ़ा तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो कंपनी है, जो फर्म है, वो क्या करेगी कि लेबर की डिमांड को क्या कर देगी, कम कर देगी, कम लोगों को हायर करेगी। ठीक है, और ऐसे ही अपोजिट केस में अगर वेज रेट कम होता है तो इस वजह से क्या होगा कि लेबर की जो डिमांड है, जो एंटरप्रेन्योर या कंपनी या कोई फर्म जो है, जो हायर कर रही थी लेबरर को, वो बढ़ा देगी। ठीक है, L से L1 की ओर। ठीक है, यही कंसेप्ट था डिमांड फॉर लेबर। ठीक है,
अब हम डिस्कस करते हैं सप्लाई ऑफ लेबर। तो सप्लाई ऑफ लेबर कौन करते हैं? इंडिविजुअल्स करते हैं, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या होता है कि नंबर ऑफ आवर्स, वर्कर अपने कितने घंटे अपने काम के जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस या वर्क में देते हैं किसी टाइम पीरियड में, तो उसी को क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। तो जब वेजेस इंक्रीज होते हैं तो वर्कर क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करती हैं लेबर आवर को, ठीक है, क्योंकि जो अपना उनका आराम करने का टाइम था उसको वो कम कर देते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट किसके साथ करते हैं? काम के साथ, ताकि वर्क ज़्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि वेजेस ज़्यादा मिलता है। तो ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। तो इसमें दो इफेक्ट आ जाते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ वेजेस और दूसरा है इनकम इफेक्ट ऑफ वेजेस। तो क्या है ये दोनों इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ वेजेस क्या होता है? जैसे ही वेज रेट बढ़ता है तो वो इनकरेज करता है पीपल को, प्रोत्साहित करता है इंडिविजुअल को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा और काम करें, ठीक है। और जो आराम का टाइम था उसको सब्स्टिट्यूट करें किसके साथ? लेबर के साथ, काम करने के साथ, ठीक है। और इनकम इफेक्ट ऑफ वेजेस क्या है कि जैसे जैसे वेजेस रेट इंक्रीज़ होता है तो वो पीपल को क्या करता है, पर्सन को क्या करता है कि आराम करने पे पसंद करता है कि कोई लग्जरियस गुड्स पे स्पेंड करें, कोई आराम करें, कितना ही काम कर लेना है। तो ठीक है, ये क्या है? इनकम इफेक्ट ऑफ वेजेस। यहाँ पे क्या होता है कि वर्क को सब्स्टिट्यूट किया जाता है आराम के साथ, लेज़र के साथ, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखो, एक्स एक्सिस पे लेबर आवर है और वाई एक्सिस पे रियल वेज रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो OW है, ये ई पॉइंट रख लो। यहाँ पे क्या है? यहाँ के जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, तो यहाँ पे क्या है? इनकम इफेक्ट क्या है? ग्रेटर देन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। और जो निचला वाला पार्ट है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन है इनकम इफेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव स्लोप होता है कहाँ पे? जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट है, ठीक है। रियल वेज रेट और लेबर आवर का पॉजिटिव स्लोप होता है, ठीक है, कि जैसे जैसे रियल वेज रेट बढ़ता है तो क्या होता है इससे कि लेबर आवर भी बढ़ते हैं, ठीक है। बट एक समय ऐसा आ जाता है जहां इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, तो बिला शक वेज रेट बढ़ता है, बट उससे क्या होगा कि जो सप्लाई है, ठीक है, लेबर की सप्लाई है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो यही क्या है? इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन हो गया यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो लेबर सप्लाई कर्व क्या हो जाती है? नेगेटिव स्लोप हो जाता है और बेंड करती है वर्टिकल एक्सिस की ओर, ठीक है, इस ओर, ठीक है। और लेबर सप्लाई क्या होती है कि वेज रेट जैसे बढ़ता जाता है तो लेबर सप्लाई भी बढ़ती है कुछ टाइम पीरियड तक, ठीक है। अब किस तरीके से डिटरमाइन होता है वेज रेट या इक्विलिब्रियम लेबर मार्केट में किस तरीके से आती है, ठीक है। तो ये आपको डिस्कस करना है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आती है? जब लेबर सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड फॉर लेबर क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? डिटरमाइन होता है रियल वेज, ठीक है। या जहाँ पे जो डिमांड फॉर लेबर कर्व है वो इंटरसेक्ट करती है सप्लाई फॉर लेबर कर्व को, तो उस पॉइंट पे क्या होती है? रियल वेज रेट डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे जो ई पॉइंट है, यहाँ पे ये दोनों डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं और रियल वेज रेट डिटरमाइंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर जो पॉइंट है, ई पॉइंट के ऊपर यहाँ पे क्या है? ये जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो बहुत ज़्यादा है बट डिमांड उसकी कम है, जिस वजह से क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। और निचले पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिमांड जो है लेबर की वो तो बड़ी है, किसके द्वारा? एंटरप्रेन्योर या कोई कंपनी या फर्म के द्वारा डिमांड तो बहुत की जा रही है बट उसकी सप्लाई लेबर की कम है। तो यहाँ पे क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे ही क्या होता है? डिटरमाइन होता है रियल वेज रेट, ठीक है। तो ये हमने दो थ्योरीज डिस्कस की और जो भी टॉपिक आज डिस्कस किए, कौन कौन से टॉपिक आज हमने डिस्कस किए, जैसे कि हमने फैक्टर प्राइसिंग में हमने आज डिस्कस किया लेबर एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टाइप ऑफ वेजेस देखे हमने, डिफरेंस देखा वेजेस और सैलरी के बीच में, और थ्योरी देखी दो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस और मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक होता है। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम नेक्स्ट वीडियो लाएं या नहीं लाएं।
ठीक है। अगर आपका अच्छा फीडबैक रहा तो हम बाकी एग्ज़ाम में जहाँ भी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है तो वो सभी टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करवा देंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर वीडियो के लिए, और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इन डेप्थ को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।